अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप 3 न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 8 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है के मामा के हवाले से, यानी कि विलियमसन के हवाले से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया उन्होंने, वो आप लोग से शेयर करेंगे। बेन स्टोक्स पीएसएल में आपको दिख सकते हैं, ये क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। पाकिस्तान की जो बेस्ट एशियन गेम्स की प्लेइंग 11 हो सकती है स्क्वाड में से, वो क्या हो सकती है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और वेस्ट इंडीज के हवाले से बात करेंगे जिन्होंने श्रीलंका को शिकस्त दे दी। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साल के बेल आइकन बजाना। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, केन मामा ने जो है विलियमसन ने आज जो है वो तमाम तर्ज की जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उससे रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। T20 तो पहले ही नहीं खेल रहे थे, ओडीआई से भी अब वो गए और टेस्ट से भी उन्होंने जो है रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और फिल 4 रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अभी जो उनकी सीरीज चल रही है इवन न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के हवाले से, इसके हवाले से भी न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने कंफर्म कर दिया है कि उनके मुतबादिल के तौर पर जो खिलाड़ी है उसको भिजवा दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल केन विलियमसन जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। बड़े कमाल किस्म के आपको पता है कि खिलाड़ी रहे हैं। 2010 से जो है इन्होंने आगाज किया था नुमाइंदगी का, जिसके बाद इन्होंने 378 दाऊद साहब बैन अल-अक़वामी मैचेस खेले हैं, 110 टेस्ट मैच और 175 वनडे इन्होंने खेले हैं। देखिए, अगर आपने हमारा 10 दिन पहले वाला शो देखा हो तो उसमें हमारा, अगर आप थंबनेल भी देखेंगे और टाइटल भी देखेंगे तो उसमें हम आपको केन विलियमसन की रिटायरमेंट की अपडेट दे रहे थे और वो हमने ये शो किया था कि केन विलियमसन की रिटायरमेंट किसी भी टाइम पर आ सकती है। और जब लॉर्ड्स के हवाले से उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि काफी ज्यादा वो इमोशनल हुए थे कि शायद ये उनकी लास्ट वॉक हो सकती है, और देखें वही हुआ। और वही हुआ कि हमने देखा कि केन विलियमसन का जो लॉर्ड्स टेस्ट था उसके बाद उन्होंने कह दिया कि मैं तमाम तरह की क्रिकेट जो वो छोड़ दूंगा। बात अगर की जाए तो 35 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट दे दी। मैं ये समझता हूं कि वो टेस्ट की रिटायरमेंट इस पूरी न्यूजीलैंड सीरीज के बाद दे सकते थे, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद, और ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 उनका आखिरी होता। और ये बहुत सारे न्यूजीलैंड के जो लोकल अखबार है वो भी रिपोर्ट कर रहे थे कि 27 का वर्ल्ड कप खेलेंगे और उसके बाद वो रिटायरमेंट दे देंगे। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि इतनी परफॉर्मेंसेस भी नहीं हुई इस टेस्ट मैच में उनसे। लॉर्ड्स में पिच भी वैसे अगर आप देखो तो आईसीसी ने इसको अनसेटिस्फैक्टरी करार दे दिया था। अगर एक जगह कदाफी स्टेडियम को डीमेरिट पॉइंट मिला था तो लॉर्ड्स को भी डीमेरिट पॉइंट मिला था, तो पिच भी बड़ा मुश्किल था। न्यूजीलैंड को हार भी मिली। मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से टीम को जब जितवाते या टीम जीतती अगली सीरीज में टेस्ट क्रिकेट को ये छोड़ देते और अपनी तमाम तर्ज की जो क्रिकेट है वो ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद छोड़ते। बहुत इन्होंने जल्दी कर दी, लेकिन तमाम तर्ज की जो क्रिकेट है वो इन्होंने छोड़ दी। अगर आप बात करो तो दुनिया भर में अगर आप क्रिकेट के ऑल टाइम मोस्ट रन स्कोरर की बात की जाए अक्रॉस द फॉर्मेट तो उसमें केन विलियमसन का 16वां नंबर आता है। और किसी भी न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज हैं वो इस लिस्ट में अगर आप देखें सबसे ऊपर है। ऑल टाइम न्यूजीलैंड के वाहिद ये बल्लेबाज हैं जिन्होंने तमाम तरह की क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। अगर आप इनकी इनिंग्स की बात करें, जो टोटल इन्होंने इनिंग्स खेली हैं, 452 बार ये मैदान में उतरे हैं, जहां पर इन्होंने 19,346 रन बनाए हैं। भाई 48 प्लस की एवरेज है, एब्सोल्युटली लेजेंडरी। अगर आप देखो इनकी परफॉर्मेंसेस है ऑल टाइम टॉप 16 में अगर आप बैटर्स उठाते हो तो पाकिस्तान के सिर्फ एक इंजमामुल हक हैं जो 12वें नंबर पे हैं, जिन्होंने 551 इनिंग्स में 20,580 रन बनाए हैं। इसके अलावा कोई पाकिस्तानी बल्लेबाज नहीं आता। तो बहुत ही शानदार कैरियर है। और जो फैब 4 की भी बात करते थे, या चलो अगर बाबर को डालते हैं तो फैब 5 हो जाते हैं, वैसे दुनिया क्रिकेट में फैब 4 की बात करते हैं। तो अब बाकी तमाम लोग रिटायर्ड हो गए हैं मां सिवाय जॉय रूट के। विराट कोहली भी टेस्ट से भी रिटायर्ड हो गए, स्टीवन स्मिथ का अभी है लेकिन वो उतना अभी कर नहीं पा रहे। तो एक जॉय रूट आपको एक्टिव नजर आ रहे हैं। और डॉक्टर साहब 2016 से लेकर 2024 तक इन्होंने जो टीम की क़यादत की है, जिसमें इनकी कप्तानी में इनकी जो टीम है 2 बार आईसीसी वर्ल्ड कप का जो फाइनल है उसमें पार्टिसिपेट किया है, 3 सेमीफाइनल खेल चुकी है। और 2021 में जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी उसकी भी क़यादत जो है वो केन विलियमसन ही कर रहे थे। तो बहुत ही शानदार किस्म का कैरियर जो है वो इनका रहा है। और जिस तरीके से मतलब एक हम्बलनेस इनके अंदर से रही है और हर कोई इनको जो है पसंद करता रहा है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इनका कोई हेटर हो। हाँ, मैं जो फैब 4 का बता रहा था वो आप ये देख ले, मैं ओडी और टेस्ट की बात कर रहा था कि अब ऐसा कोई भी रूट के अलावा अगर आप फैब 4 की बात करें तो एक्टिव खिलाड़ी नहीं है जो दोनों फॉर्मेट खेल रहा हो, ओडीआई भी और टेस्ट भी। विराट कोहली हैं वो टेस्ट और T20 को रिटायरमेंट दे चुके हैं। स्मिथ की बात की जाए तो वो ओडीआई से रिटायर्ड हो गए हैं, वो टेस्ट चले खेल रहे हैं। अगर आप इनकी विलियमसन की बात करें तो इन्होंने तो तमाम तरह की क्रिकेट से जो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अली साहब बाबर आजम भी आए, उन्होंने भी इनको बेस्ट ऑफ लक कहा है इनके कैरियर में, फ्यूचर में, और उन्होंने कहा कि ये कॉर्नर की बात है
कि क्रिकेट को इन्होंने सर्व किया और बहुत ही शानदार क्रिकेट इन्होंने खेली है। दूसरी तरफ विराट कोहली ने भी इनके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और इनको बेस्ट ऑफ लक है इनके फ्यूचर के लिए। इसी तरीके से तमाम अगर आप जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स की बात करें तो उन सब ने केन विलियमसन को फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक है और हैप्पी रिटायरमेंट बोला है। बिल्कुल, और विराट कोहली तो बड़े इनके करीबी दोस्त भी जो है माने जाते हैं। खैर, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है बेंजामिन डी स्टोक्स के हवाले से। तो भाई ने उड़ती उड़ती खबर ये आ रही है कि जो लाहौर कलंदर है वो उन्होंने जो है वो अब बेन स्टोक्स के साथ जो है वो राब्ता कर लिया है और अगले साल के लिए जो लाहौर कलंदर है वो ये चाहता है कि बेन स्टोक्स जो है वो उनकी टीम की तरफ से जो है खेलें, क्योंकि बेन स्टोक्स के आजकल जो मामलात चल रहे हैं वो इतने अच्छे इंटरनेशनल में चल भी नहीं रहे हैं। पॉसिबल तौर पर शायद उनकी रिटायरमेंट भी जो है वो देखने को मिल जाए, जिस तरह से वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुए हैं और उनके से कंट्रोवर्शियल लगातार चीजें चल रही हैं। बट मैं चाहता हूं कि बेन स्टोक्स जो है अभी रिटायर्ड ना हो, टेस्ट क्रिकेट वो खेलें, उनकी वजह से टेस्ट क्रिकेट में काफी ब्यूटी जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन खबर है कि दाऊद साहब लाहौर कलंदर ले सकता है इनको अगले साल। देखिए, नासिर हुसैन ने भी इस हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि ठीक है उनका जो भी इंसिडेंट्स पेश आया, लेकिन इतना बड़ा उनका क्राइम नहीं है कि आप उनको बिल्कुल ही क्रिकेट से ड्रॉप कर दो। और उसके बाद वो समझते हैं, साथ उन्होंने दूसरी भी राय दिया है, वो कहते हैं कि मैं ये भी समझता हूं कि स्टोक्स को भी इमोशनली और जज्बाती होकर रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करनी चाहिए। और साथ उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से भी मुखातिब होकर कहा कि कोई इतनी बड़ी सजा नहीं है, इतनी बड़ी उनकी गलती नहीं है कि आप ये कहो कि भाई उनको बिल्कुल ही ड्रॉप कर दो। आपको उनकी खदमात भी याद रखनी चाहिए, चाहे T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में अगेंस्ट पाकिस्तान वो खड़े रहे, चाहे आप 2019 के वर्ल्ड कप में ओवेन मॉर्गन की कप्तानी में जब इंग्लैंड जीता तब अगर आप उनकी खदमात को ले लो, या एशेज में उनकी जो बेहतरीन किस्म की इनिंग रही थी जिसमें उन्होंने जितवाने में भी मैच कामयाब रहे, तो उसको भी याद रखें। तो इंग्लैंड की गोल्डन मेमोरीज में स्टोक्स का नाम आता है। तो ठीक है, एक इंसिडेंस पेश आया, लेकिन उसके चलते आप उनको इतना हार्श पनिशमेंट नहीं दे सकते। दूसरी तरफ जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि लाहौर कलंदर, कुछ जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि लाहौर कलंदर पूरी तरीके से तैयारी पकड़ चुका है और अब वो ये देख रहे हैं कि अगर स्टोक्स रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं, अगर स्टोक्स इंटरनेशनल क्रिकेट को रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं, जिसके कभी इम्कान नजर आ रहे हैं कि अगर ऑलरेडी सेकंड टेस्ट मैच से वो ड्रॉप हैं और चीजें उनके हक में नजर नहीं आ रही, तो लाहौर कलंदर पूरी तरीके से राब्ते में रहेगा और वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो कन्विंस कर सकें कि बेन स्टोक्स को जो अगला PSL है 2027 का उसमें लेकर आ सके। और अगर वो इस पर कामयाब रहते हैं तो वाकई ये एक बहुत बड़ा नाम होगा। ये एक हकीकत बात है कि PSL में लाहौर कलंदर ने बड़े बड़े जो एक फॉरेन प्लेयर्स की बात करें तो वो लेकर आए हैं। चाहे आप AB डिविलियर्स की बात करें, जब वो रिटायर्ड हो गए थे तो AB डिविलियर्स आए, उन्होंने क्यादत भी की लाहौर कलंदर की और खेले भी। चले वो तो उस टाइम तो वो सारी लीग्स खेल रहे थे, लेकिन जो अगर आप बड़े एग्जैक्टली क्रिस गेल भी आपने बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो चले कराची वगैरह में भी खेलते रहे हैं। लेकिन जो स्पेसिफिकली लाहौर बड़े लाया था ब्रेंडन मैकलम और AB डिविलियर्स, ये सिर्फ लाहौर कलंदर की तरफ से खेले और इन्होंने बड़ा शानदार भी किया। तो अगर बेन स्टोक्स को लाने में इनको ये कामयाब रहते हैं तो वाह वाह होगी। करंटली अगर आप देखें तो हैदराबाद किंग्समैन ग्लेन मैक्सवेल को लेकर आया जो एक बड़ा नाम था। तो अगर इसमें कामयाब रहते हैं, वैसे तो अगर आप स्टोक्स की बात करें तो वो IPL भी नहीं खेल रहे होते, अभी तो वो IPL से भी अलहदा उन्होंने किया होता है। लेकिन जाहिर है फिर अगर वो रिटायर्ड हो जाते हैं, टेस्ट को अगर वो प्रायोरिटी नहीं देंगे, जाहिर है अगर वो रिटायर्ड हो गए तो टेस्ट तो खेलेंगे ही नहीं, तो फिर ये भी हो सकता है कि फिर वो IPL भी खेलने के लिए चले जाएं, तो मुश्किल काम भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये रिपोर्ट्स आ रही है कि लाहौर कलंदर पूरी तरीके से कन्विंस करेगा बेन स्टोक्स को कि वो 2027 का PSL खेलें। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है भजन एशियन गेम्स के हवाले से। तो आपको पता है कि पाकिस्तान ने अपना जो एक यंग स्क्वाड है वो इंडिया की फुल स्ट्रेंथ टीम के सामने जो अनाउंस किया है, और ये हमें पहली बार ही देखने को मिला है। पहले कभी भी हमें जो है, जब से हम क्रिकेट कवर कर रहे हैं, हमें ये चीज देखने को नहीं मिली थी कि पाकिस्तान कभी भी इतना अपना जो है वो यंग स्क्वाड इंडिया की फुल स्ट्रेंथ के अगेंस्ट अनाउंस कर दे। हाँ, पाकिस्तान अपने यंग स्क्वाड जरूर अनाउंस करता था, लेकिन वो एक ऐसी सीरीजों के लिए अनाउंस करता था। शादाब की क़यादत में हमने जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो है वो जाकर सीरीज खेल रही थी शारजा में, याद है मुझे अच्छे से। इस तरह कर करके जो है थोड़े बहुत पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड अनाउंस किए थे, बट इतना बड़ा बोल्ड स्टेप जो है वो आपकी T20 में जो है वो इस तरह से देखने को नहीं मिला था। लेकिन आज हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान की बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 इसके अंदर से जो निकल सकती है जो कि इंडिया का मुकाबला कर सके, क्योंकि इंडिया की टीम के अंदर सारे वो इंडिया के पास हथियार मौजूद हैं जो कि उनको जितवाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जसप्रीत बुमराह से लेकर वरुण चक्रवर्ती से लेकर संजू सैमसन से लेकर अभिषेक शर्मा से लेकर सूर्यवंशी से लेकर वो तमाम तर जो हथियार हैं वो इंडिया के पास मौजूद हैं। हमारे पास क्या प्लेइंग 11 में? देखिए, अगर हम पॉसिबल पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बनाएं, कोच माइक हैसन क्योंकि स्टिल टीम के साथ रहेंगे, वो हेड कोचिंग करेंगे, कप्तान नए हैं साहिबजादा फरहान, क्या प्लेइंग 11 होगी? जाहिर है ओपनिंग जोड़ी भी नहीं होगी। पहले मैं जल्दी से स्क्वाड पढ़ देता हूं, वैसे तो आप लोगों को पता भी है, लेकिन एक स्क्वाड पढ़ देता हूं, फिर बताते हैं कि क्या पाकिस्तान इस पर प्लेइंग 11 अपनी बनाएगा। अच्छा, स्क्वाड में साहिबजादा फरहान कप्तान है, अब्दुल समद वाइस कप्तान है, इब्रार अहमद हैं, अहमद दानियाल हैं, आकिफ जावेद, अली रजा, अरफात मिनास, हैदर अली वापसी कर रहे हैं, वो जो उनका इंसिडेंस हुआ था उसके बाद हसन नवाज टीम में कम बैक कर रहे हैं,
मास सदाकत आजकल तो आपको पता है अपेंडिक्स के उनका ऑपरेशन हुआ है, लेकिन काफी रिकवरी कर रहे हैं। पीसीबी ने ऑलरेडी बोला हुआ है कि 2 हफ्ते के बाद वो कैंप में दोबारा से ज्वाइन भी कर लेंगे। सलमान मिर्जा, साद मसूद, साइम अयूब, जिनके वाले से काफी ज्यादा सोशल मीडिया में बात भी की जा रही थी कि ये एक गलत रखे गए हैं, बाकी तो स्क्वाड सारा ठीक है। सुफियान मुकीम और उस्मान खान विकेट कीपर। अच्छा अली साहब, अगर आप सबसे पहले इसमें ओपनिंग पेयर देखो तो पहला नाम तो आपके कप्तान का आ जाएगा और वो बेहतरीन परफॉर्मेंसेस भी दिखाते हैं अगेंस्ट इंडिया, बुमराह को भी छक्के मारते हैं, फरहान। अच्छा अब उनके साथ दूसरा ओपनिंग पेयर, ओपनिंग जो बल्लेबाज है वो कौन होगा, इस पर थोड़ा सा अगर आप देखो तो कंफ्यूजन रह सकती है, क्योंकि उम्मीदवार आपके पास 2 हैं। एक तो मास सदाकत है जिनको भी आप ओडीआई में भी खिला रहे हो, प्लस उनको आप अगर आप देखो तो वो पक्के ओपनिंग में बड़ा एग्रेसिव किस्म का स्टार्ट देते हैं, एक तो वो है, और दूसरे जिनको आपने फोर्सफुली स्क्वाड में डाला है और बात भी की जा रही है कि भाई ये डिजर्व नहीं करते, साइम अयूब। अब साइम या मां सदाकत में से आपको एक खिलाना है। अब माइक हसन है, अब चूंकि माइक हसन की मर्जी से ही साइम अयूब को डाला गया, जाहिर है वोल्का साहब वोट डाल सकते हैं कि यार साइम अयूब को स्टार्टिंग के जो शुरू के मैच होंगे, वैसे इसमें सारे नॉकआउट मैचेस हैं एशियन साइम अयूब को मुझे नहीं लगता कि आपको जो है वो इस तरह से बिना किसी फॉर्म के, बिना किसी डोमेस्टिक में परफॉर्म किए, जिस तरह से पीएसएल पूरा रहा, बस मुंह उठा के आपने जो है यहाँ पर डाल दिया, उनसे बेहतर ऑप्शन जो है वो आपके पास मौजूद थे, बस आप उनको डायरेक्ट जो है वो कोच ही आए जब आप जो है फेस करें, तो जो हालात उनके एशिया कप में थे वही हालात इनके यहाँ होंगे। मुझे लगता है कि भाई आप ओपनिंग आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, आप मां सदाकत और फरहान के साथ आप जाएं। बाय द वे उनका भी मां सदाकत का भी जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली हो गया है। हाँ जी, वही भी हमने बताया कि अब वो रिकवरी भी करेंगे, पीसीबी ने अपडेट भी दिया है कि 2 हफ्ते के बाद जो आपका कैंप है वो भी ज्वाइन कर लेंगे। देखिए बिल्कुल मैं भी इस पर ही बिल्कुल एग्री करूंगा, और यही है कि अगर आप इवन मसला एक और भी आ जाएगा, अगर आप साइम अयूब को जबरदस्ती एडजस्ट करोगे, चलो ओपनिंग में अगर आपको शायद लगे वो नहीं भी एडजस्ट होंगे, अगर आप उनको 3 पे भी जबरदस्ती एडजस्ट करोगे तो फिर आपको 2 में से 1 की कुर्बानी देनी पड़ेगी, और वो मैं 2 नाम भी बताऊंगा आगे जाके आपको पता भी चल जाएंगे। या तो आपको हैदर अली की कुर्बानी देनी पड़ेगी या आपको हसन नवाज को बाहर करना पड़ेगा। अगर आप जबरदस्ती कि भाई साइम अयूब बॉलिंग हमें करके दे देते हैं, आप उस वजह से उनको जबरदस्ती नंबर 3 पे खिलाओगे, या आप ओपनिंग में भी एडजस्ट करके सदाकत को 1-3 पे करते हो, लेकिन वो किसी तौर पे सही नहीं रहेगा। फरहान और मां सदाकत आपके ओपनिंग पेयर रहेंगे। ऑलरेडी हमने देखा था कि राइजिंग स्टार में भी मां सदाकत ने अगेंस्ट इंडिया बड़ी भरपूर किस्म की और जारहाना क्रिकेट दिखाई थी। फरहान और मां सदाकत आपके ओपनिंग पेयर पॉसिबल तौर पे नजर आ रहे हैं। नंबर 3 पे आपका विकेट कीपर और सीनियर खिलाड़ी भी है इस टीम में सबसे ज्यादा, उस्मान खान, वो आपके जो नंबर 3 की स्लॉट है वो संभालेंगे, प्लस वो आपकी कीपिंग भी करेंगे, जो कभी आपकी बॉब्जी द किंग संभाला करते हैं। हाँ, और अभी हम देख रहे हैं कि अगर पीएसएल में भी उनको हैदराबाद इस तरह से इस्तेमाल कर रहा था कि विकेट गिरता भी था तो आके लंबी इनिंग्स भी खेलते थे और टैग भी करते थे। लगता कि ठीक है कि यंगस्टर टीम अनाउंस किया, सारा कुछ अच्छा अनाउंस किया, बॉलर्स की बात कर लें, सब चीजें, लेकिन 2 नाम इसमें जो अगर मजीद इंक्लूड हो जाते तो ये स्क्वाड काफी मुकाबला करने के कैपेबल हो जाता। एक बाबर आजम, एक फखर जमान। हाँ देखें, बाबर आजम का इसलिए खाली आप ये जरूर कह सकते हो, वैसे ओवरऑल नहीं, लेकिन इसलिए क्योंकि पीएसएल में सबसे ज्यादा रन बनाए उन्होंने, फॉर्म उनकी पीएसएल की। एक मैच्योर बैट्समैन आ जाता ना बीच में और फखर जमान साथ होते तो इस एक बैट्समैन से आपको इतना कोई हर्ट ना होता। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ अगर आपको एक और भी चीज देखनी चाहिए, और वो ये कि अगर आपने यंगस्टर्स को चलो चांसेस दिया तो फिर हमें सपोर्ट भी करना चाहिए। ऐसे प्लेयर हैं आपकी टीम में जो गेम चेंजर वाले रोल अदा कर सकते हैं, गेम चेंजर वाले आपके ऐसे प्लेयर्स हैं, जैसे हैदर अली हैं, अब्दुल समद हैं, हसन नवाज हैं। अगर विकेटें गिर भी गई ना 2, तो नीचे आने वालों के पास इतनी कैपेबिलिटीज है कि वो मैच को बदल सकते हैं। अल्लाह करे। खैर, नंबर 3 में आपके विकेट कीपर उस्मान खान आएंगे। नंबर 4 पे आपके हसन नवाज, 4 पे मिडिल ऑर्डर में हमने देखा कोयटा की तरफ से भी खेल रहे थे, बिल्कुल कोहिनूर का हीरा। तो नंबर 4 पे जो है वो आपके हसन नवाज आएंगे। वो कोहिनूर के हीरो को बड़े अरसे से जो है वो कोयला लग गया, पता नहीं क्या चक्कर हो गया। वो टीवी के शो पे थे तो वहां पर मैंने वो बोला था कि कोहिनूर का ये हीरा है, तो वो फिर आपको पता है उन्होंने उसी तरह से वो हेडलाइन भी चला देते हैं टीवी वाले। तो ये फिर आप काफी जो है वो जब वो परफॉर्म नहीं करते तो ये फिर मुझे ट्रोल करते हैं। अच्छा, अगर आप हसन देखें, लेकिन हसन नवाज में टैलेंट तो है, टैलेंट तो है हसन नवाज के अंदर। वो अलग बात है कि हमने उसके साथ ज्यादती भी बहुत किया कि उसने ओपनिंग में परफॉर्म किया, उसे 3 पे रख दिया, 3 पे परफॉर्म किया, 4 पे रख दिया, 4 पे परफॉर्म किया, 5 पे रख दिया, 5 पे किया, 6 पे रख दिया। बड़े अरसे के बाद मुझे असर नवाज में उमर अकमल जैसा एक बैट्समैन नजर आया जो कि हमारे मिडिल ऑर्डर में एक मिसिंग फैक्टर था बड़े टाइम के बाद, के इतना आगे छक्के भी मारे, लंबे लंबे छक्के मारे, इतना टारगेट अचीव कर दे, ये कैपेबिलिटी मुझे एक टाइम पे उमर अकमल में दिखती थी। ऐसा ही है। अच्छा, इसके बाद नंबर 4 पे हसन नवाज आएंगे। नंबर 5 पे जो आपका खिलाड़ी होगा वो हैदर अली। और हैदर अली की भी अगर आप देखो, जब एक उनका पता है यूके में एक इंसिडेंस पेश आया और बाद में वो बिल्कुल उनको बरी भी कर दिया गया, एक फजूल सा उनके ऊपर इल्जाम था
और पीसीबी ने पहले उनको पहले सस्पेंड किया, फिर बाद में पीसीबी ने भी उनके ऊपर से बैन हटा लिया। लेकिन हैदर अली के अंदर भी पूरी कैपेबिलिटीज है कि जब वो भी गेम अपनी खेलना शुरू होते हैं तो वो मिडिल ऑर्डर में भी आके कमाल कर सकते हैं और वो गेम चेंजर रोल अदा कर सकते हैं। वो इस टीम में नंबर 5 का रोल अदा करेंगे और नंबर 5 पे हैदर अली आएंगे। नंबर 6 पे इस टीम में जो वाइस कप्तान है इस टीम के, अब्दुल समद, वो आएंगे। हाँ, नंबर इधर उधर हो सकते हैं अगर आपको सिचुएशन के हिसाब से देखो, तो नंबर 6 पे आपके अब्दुल समद आ रहे हैं। अली साहब, अगर आप ओवरऑल देखो तो जापान की जो स्टेडियम, अगर आप उसकी डायमेंशंस भी देखें तो 60-55 मीटर की बाउंड्री है। कहीं कहीं आपको 60 मीटर की बाउंड्री मैं देख रहा था, कहीं आपको 60-62 मीटर की बाउंड्री नजर आ रही है और कहीं कहीं तो इवन आपको 55 मीटर की भी बाउंड्री नजर आ रही है। जिसका मतलब यह है कि जो आपके पास ज्यादातर बैटर्स हैं ये स्ट्राइकर्स हैं ज्यादातर, ये सारे, तो इनके मिस हिट भी अगर गए ना तो वो छक्के पे जा सकते हैं। इनको भी बहुत कुट पड़नी है, इन्होंने भी बहुत कुट मारनी है। उनकी तरफ से भी ऐसे ही, उनके भी सारे छक्कों वाले प्लेयर्स हैं। मंची जो है ना, वो हम मतलब अली रजा को इस दौरे के ऊपर हम जज नहीं कर सकते। ईशान बाउंड्रियां इतनी छोटी होंगी पर लगेगा जाएगा। ईशान किशन आप देख लो, उनका संजू उनका देख लो, वो जितने आपसे अच्छे स्ट्राइकर हैं। अभिषेक शर्मा देख लो, मतलब एक्सपीरियंस है सारे। अच्छा, नंबर 7 पे आपके अरफात मिनाज भी एक अच्छी हार्ड हिटिंग भी अच्छी करते हैं, बॉलिंग में भी एक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। साद मसूद और इनके दरमियान मुकाबला रहेगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मुकाबला बनता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको अरफात मिनाज को नंबर 7 पे रखना है। अब अली साहब आपके पास आएंगे 4 बॉलर्स की स्लॉट्स, जहां पे आई एम श्योर कि एक आपने सिर्फ स्पिनर खिलाना है और बाकी आपने 3 फास्ट बॉलर खिलाने हैं, क्योंकि एक आपके पास अरफात मिनाज आ गया है और एक आप स्पिनर खिलाओगे। अनफॉर्चुनेट है, मैं ये समझता हूं, मैं बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आपके पास सुफियान मुकीम और इब्रार है, और जाहिर है आप आईसीसी T20 और ODI रैंकिंग में भी इब्रार 2 और 3 पे है, लेकिन यहां पर आप जो प्रायोरिटी दोगे वो इब्रार अहमद को ही दोगे सुफियान मुकीम के ऊपर, जो मुझे नजर आ रहा है। दोनों गट्टे खिला लो। इकट्ठे तो मुझे नहीं लग रहा कि खिलाएंगे, क्योंकि एक इनके पास अरफात मिनाज भी है, एक स्पिन ऑप्शन है, फिर अगर मां सदाकत भी बॉलिंग कर सकेंगे वो भी। बड़ी मार पड़नी है, पेसर्स आप 2 ही रखें, बड़ी मार पड़नी है। हो सकता है मुकीम कुछ इंपैक्ट डाल दें, क्योंकि वो जो विकेट नजर आ रहा है जो ग्राउंड के हवाले से मैंने रिसर्च की है उसमें तो छक्के ही नजर आ रहे हैं मुझे। सीधी बात है, पेसर जिधर मर्जी दौर लगाएगा बाहर ही जाएगी गेंद, वो थोड़े हाई स्कोरिंग ग्राउंड नजर आ रहे हैं। लेकिन पहली सोच तो इनकी यही होगी कि 3 पेसर्स खिलाएंगे, ये 2 पेसर्स खिलाएं और 2 स्पिनर खिलाएं, मुझे ये लगता है। नहीं, क्योंकि स्पिनर इनके पास और भी है ना, अब स्पिनर 2 नहीं हो रहे ना। अगर आप सुफियान और इब्रार को खिलाते हो तो टीम मैनेजमेंट की सोच ये है कि फिर अरफात मिनाज भी तो स्पिनर है, फिर वो ये कहते हैं कि स्पिनर तो ऑलरेडी हमारे पास 2 है। यार ये इब्रार को भी बेशक आप बाहर कर दो, लेकिन मुझे लगता है मुकीम को चांस मिलना चाहिए। इब्रार ने इंडिया के अगेंस्ट बहुत खेल लिया, मैं भी खेल लिया, बहुत डन एंड डस्टेड हो गया। क्या कर लिया उसने इंडिया के अगेंस्ट? इतने सैकड़ों मैच खेल के क्या कर लिया? सैकड़ों तो खैरदार निकल गया, लेकिन जितने भी खेल लिए क्या कर लिया? आधा दर्जन तो मैच खेले ही हैं। कितने वो चैंपियन ट्रॉफी में बस एक आउट करके वो वहां पर भी जो है वो कुट्टे खा के एशिया कप में जो बुरा हाल कराया हुआ था। 3 अली साहब जो पेसर होंगे, अगर आप उनमें बात करें, एक अहमद दानियाल है, एक सलमान मिर्जा है, एक आकिफ जावेद है और एक सलमान मिर्जा है। इनमें से मुझे लगता है कि सलमान मिर्जा क्योंकि सबसे मोस्ट सीनियर है, वो तो खेलेंगे, उनको तो 100% रखेंगे। मुझे जो लगता है 2 एक अहमद दानियाल भी मुझे लगता है कि लाजमी होंगे। अली रजा और अहमद दानियाल आपके खेलने चाहिए। नहीं, वो बात आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि सीनियर्स क्योंकि ऑलरेडी इसमें यंग टीम है, तो जो इक्का दुक्का सीनियर्स उनको ही प्रायोरिटी मिलेगी। तो उस लिहाज से अगर आप देखो तो सलमान मिर्जा ये उसको लाजमी ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छी बॉलिंग भी वो कर लेते हैं, मुझे लगता है कि वो लाजमी खिलाएंगे। वो अलग बात है कि हम कहें कि उसको खेलना चाहिए, वो एक अलग चीज है। लेकिन मैं आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि माइक हैसन की क्या सोच रहेगी। तो मुझे लगता है कि सलमान मिर्जा को वो लाजमी खिलाएंगे, और सेकंड अहमद दानियाल ने क्योंकि एक अच्छी डेथ ओवर में बॉलिंग किया, वो 2 लाजमी खेलेंगे। तीसरा मुझे लगता है कि अली रजा और आकिफ जावेद में से एक खेलेगा। मतलब जो मैं अगर आपको टीम मैनेजमेंट की सोच बताऊं तो वो इब्रार को पहले प्रायोरिटी देंगे, सुफियान मुकीम को प्रायोरिटी नहीं देंगे, सलमान मिर्जा को फर्स्ट प्रायोरिटी पे खिलाया जाएगा, अहमद दानियाल सेकंड लाजमी होंगे, और जो थर्ड पेसर खिलाना है वो ये अली रजा और आकिफ जावेद में से एक को पिक करेंगे। तो ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 होगी। फिर जल्दी से आपको बता देते हैं, जो ओपनिंग पेयर होगा वो आपका मां सदाकत और साइबदा फरहान, नंबर 3 आपके विकेट कीपर उस्मान खान, 4 पे हसन नवाज, 5 पे हैदर अली, 6 पे आपके अब्दुल समद, 7 पे अरफात मिनहास, 8 पे आपके उसके बाद आपके जो 3 फास्ट बॉलर्स हैं, सलमान मिर्जा, एक आपके अहमद दानियाल और एक आपके आकिफ जावेद और अली रजा में से एक, और एक आपके इब्रार अहमद। ये पाकिस्तान अपनी एशियन गेम्स में प्लेइंग 11 पहली चॉइस पे उतार सकता है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जी श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के हवाले से। तो भाईजान, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो है पहला T20 जो है वो खेला गया, जिसको जो है वो वेस्ट इंडीज ने बड़ी आसानी से श्रीलंका को शिकस्त दे दी। पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका ने 147 रन लगाए, जिसको 19 2 बॉलों पर
आराम से वेस्ट इंडीज चेस करके चला गया भाईजान। देखिए मैच काफी स्लो विकेट पे खेला जा रहा था। 147 श्रीलंका ने बनाए, 148 का टारगेट था। स्टार्ट तो बड़ा बेहतरीन था, लेकिन थोड़ी सी पिच क्योंकि स्लो थी और गेम थोड़ी सी खराब भी हो गई थी। जब रोस्टन चेस ने 26 गेंदें खेली और सिर्फ 16 रन बनाए, बहुत ही टुक टुक शुरू कर दिया। अच्छा, विकेट्स तो इनके पास इन हैंड थी, लेकिन गेंदें बड़ी कम रह गई थी। लेकिन यहां पे बड़ी मैच्योर किस्म की इनिंग थी, विकेट दी भी नहीं और कप्तान शायद खड़े रहे। अलबत्ता ब्रेंडन किंग ने ऊपर से आके जो 22 गेंदों पे 37 बनाया था, वो बहुत इंपैक्ट किया इस मैच में। अगर वो उतना तेज ना खेलते तो शायद श्रीलंका इस मैच को जीत भी जाता। लेकिन एट द एंड 19.2 ओवर्स में इस टारगेट को 7 विकेटों से अपने नाम कर लिया। सिर्फ 3 ही खिलाड़ी आउट थे और इस तरह से जो मैच था वो शाय होप ने वेस्ट इंडीज को अपनी कप्तानी में जितवा दिया। तो चलो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साले के बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं क्रिकेट ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रखिए। अल्लाह।